Good morning, children. Welcome to our morning session today. आज हम लोग हमारा 3.4 थिंक बिफोर यू स्पीक चैप्टर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आई होप आप सबके हाथ में आपके आपकी टेक्स्ट बुक अपनी अपनी टेक्स्ट बुक है. पेज नंबर 80 आप ओपन करेंगे और हम लोग वहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अब जैसे हम लोग हमेशा एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के पहले वार्म अप करते हैं ना, तो वैसे ही हमारा चैप्टर शुरू होने के पहले इंग्लिश में हमारे हर चैप्टर के आगे आपको चिट चैट मिलेगा ही. जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज है जिसमें छोटे छोटे हल्के फुल्के, जैसे वार्म अप में हम लोग छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी हम लोग थोड़े थोड़े जो हल्के फुल्के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और उसके बाद में फिर मतलब पार्ट से रिलेटेड ही कुछ प्रश्न रहेंगे और उसके बाद में फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो पेज नंबर 80 पर फर्स्ट आप देखिए वार्मिंग अप दिया हुआ है, चिट चैट एक्सरसाइज दी है. चिट चैट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके कुछ संभावित कुछ जो आंसर हो सकते हैं इजी से इजी, वो यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं मैंने. और उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि यही आंसर आपको लिखने हैं, इसके अलावा कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं. लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है कि इस तरह के आंसर या इसके जैसे या इससे बहुत और अच्छे आंसर आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू राइट अ डायरी. अब ये क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. जब आप लोग को जो पैराग्राफ्स आते हैं क्वेश्चन आंसर्स वाले, ठीक है, सीन अनसीन दो सीन और एक अनसीन ऐसे पैराग्राफ आता है ना जिस पर क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें उसमें से जो लास्ट क्वेश्चन होता है पांचवा क्वेश्चन वो इस तरह का होता है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. तो फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन दिया है, डू यू राइट अ डायरी. क्या आप डायरी लिखते हैं. डायरी आपको पता होगा, हम अपने डेली डे टू डे लाइफ के बारे में, दिन के बारे में, हमारी दिनचर्या कैसी बीती उसके बारे में हम कभी कभी लिखते हैं. तो डू यू राइट अ डायरी. यहाँ पर एक उसका संभावित आंसर दिया हुआ है, देखो, यस आई राइट डायरी डेली बिकॉज आई लाइक टू रिमेम्बर थिंग्स. और यानी या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, नो आई डोंट राइट डायरी बिकॉज आई डोंट लाइक टू रिमेम्बर थिंग्स. ओके, तो आप दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं. मुझे डायरी मैं लिखना पसंद करती हूँ या नहीं पसंद करती हूँ, दोनों आप लिख सकते हैं. इसमें आपका कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, आपकी प्रतिक्रिया है. तो आपकी प्रतिक्रिया किसी चीज के प्रति कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो आप दोनों ही यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, सेम दूसरा है, डू यू राइट लेटर्स और नोट्स टू योर फ्रेंड्स और एंड रिलेटिव्स. क्या अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लेटर और नोट्स लिखते हो. तो अगेन आप यहाँ भी लिख सकते हो और आप यहाँ ना भी लिख सकते हो. yes I write letters to my friends and relatives, or you can write no I don't write letters to my friends and relatives. okay, next है, do you ever fight with your friends. क्या अपने फ्रेंड्स के साथ में फाइट वगैरह करते हैं. yes again yes you can write yes I fight with my sometimes I fight with my friends, और no I never fight with my friends ये भी लिख सकते हैं. तो दोनों में से कोई भी आंसर आप चूज करके लिख सकते हैं. चूज करके यानी अपने मन से लिख सकते हैं. फिर डू यू हैव आर्ग्यूमेंट विथ योर फैमिली मेंबर्स, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अबाउट. ओके, अब यहाँ पर सिर्फ यस नो टाइप नहीं दिया है, उसके आगे ये भी दिया है कि आपको आर्ग्यूमेंट आपका किस बारे में होता है वो भी स्पेसिफाई करना है. ओके, सो नो आई नेवर आर्ग्यू विथ माय फैमिली मेंबर्स बिकॉज आई लव एंड रिस्पेक्ट देम अ लॉट. आपको अगर दिख रहा होगा ये यहाँ पर इस बॉक्स में ये आंसर लिखा हुआ है. तो और या yes I argue with my family members sometimes about few personal issues. कुछ पर्सनल इशू के ऊपर मैं फाइट करती हूँ या करता हूँ या नहीं करता हूँ बिकॉज आई लव एंड रिस्पेक्ट देम. तो मोटा मोटी आपको समझाने का तात्पर्य ये था कि पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में यू कैन राइट बोथ द थिंग्स, यू कैन राइट पॉजिटिव ऑल्सो, यू कैन राइट नेगेटिव ऑल्सो. ठीक है, हाँ मैं ये करता हूँ और नहीं मैं ये नहीं करता हूँ, दोनों भी लिख सकते हैं आप. पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको आंसर लिखना है, आंसर को आपको छोड़ना नहीं है वहां पर. ठीक है,
क्योंकि इसमें आप कुछ भी लिख कर आएंगे तो वो राइट होने वाला है। उस प्रश्न से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ वहां लिख के आना है, तो वो राइट ही होगा। तो इसलिए उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, रीड फॉलोइंग वर्ड्स विच मे बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ स्पीक। अब क्योंकि थिंक बिफोर यू स्पीक चैप्टर है, तो इससे स्पीक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर चैप्टर में दिए हुए हैं, और उसके अलावा बहुत सारे यहाँ इस प्रश्न में दिए हुए हैं। ओके, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विच मे बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ स्पीक। तो स्पीक से रिलेटेड, स्पीक की जगह पर ये वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। आपको क्या करना है, इन शब्दों को पढ़ना है, इनका अर्थ ढूंढना है। अब तो आपके पास ज्ञान का भंडार आपके हाथ में ही रखा हुआ है, गूगल, है ना। तो उस गूगल से आपको सर्च करने हैं उसके अर्थ। इस शब्द को लिखकर मीनिंग इन हिंदी ऐसा लिखेंगे या मीनिंग लिखेंगे तो भी आपको उसका अर्थ मिल जाएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। आपको वो अर्थ पता लगाना है। और नेक्स्ट में यही क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक द वर्ड्स टिक द वर्ड्स यू नो एंड अंडरलाइन द वंस दैट यू डू नॉट नो। आपको टिक करना है कि ये वर्ड आप पहचानते हैं, आपको पहले से पता है इसका मीनिंग स्पीकिंग होता है। ओके, और जो नहीं पता है उसको क्या करना है, अंडरलाइन, यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड विच यू डू नॉट नो। ओके, एंड फाइंड देयर मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, और उसका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन, अर्थ और उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। अब उच्चारण आपको कहाँ मिलेगा, अगेन आपको गूगल पर ही उसका उच्चारण भी मिल जाएगा कि उसको उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ गुड डिक्शनरी दिया हुआ है, पर आपके पास अभी उससे भी आसान तरीका है ना। एंड विच ऑफ दीज वर्ड्स हैव अ पॉजिटिव मीनिंग। अब इनमें से कुछ शब्दों का जो है अर्थ पॉजिटिव है और कुछ का नेगेटिव है। हाँ, एंड विच ऑफ दीज वर्ड सजेस्ट एन अनप्लीजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब कुछ अनप्लीजेंट है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ अच्छा नहीं है ना। जैसे हिंदी में भी हम कहते हैं आप क्या बोल रहे हैं, हाँ। और कभी कभी अगर हम गुस्से में कहें तो आप क्या बकवास कर रहे हैं, तो दोनों का अर्थ क्या हो गया, बोलना ही हो गया। लेकिन एक शब्द बोलना का पॉजिटिव अर्थ निकलता है और बकवास करना का अर्थ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको दोनों यहाँ पर वो शब्द ढूंढने हैं ऐसे जिनका अर्थ पॉजिटिव है और कुछ का अर्थ नेगेटिव है। ओके, और नेक्स्ट है, ट्राई टू ट्रांसलेट दीज वर्ड्स इनटू योर मदर टंग टू शो द डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। ओके, और इन सब शब्दों का आपकी मदर टंग में यानी हिंदी में ही आपको, हिंदी या मराठी में आपको ट्रांसलेट करना है उसको। ठीक है, भाषांतर करना है, ताकि वो शब्दों के अलग अलग अर्थ जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको पता चलेंगे कि इस शब्द का अर्थ, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, वैसे हर शब्द का अपना अपना एक अलग अर्थ होता है, तो वो अर्थ आपको समझ में आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन कलर के उसमें एडवर्ब्स दिए हुए हैं। ठीक है, ऊपर कुछ एडवर्ब्स दिए हैं, बीच में क्वेश्चन दिया है, एंड देन अगेन एडवर्ब्स दिए हैं। तो एडवर्ब क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एडवर्ब के, और आपको यू हैव टू प्रिपेयर अ सिमिलर लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स व्हिच शोज द डिफरेंट मीनिंग इन द मैनर ऑफ सेइंग और कम्युनिकेटिंग समथिंग। ठीक है, कम्युनिकेट करते समय जो अलग अर्थ बताते हैं ऐसे एडवर्ब्स की आपको लिस्ट बनानी है। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर, और ट्राई करिए इन एडवर्ब से सेंटेंसेस बनाने की। वैसे भी आपको वर्ब एडवर्ब इस सब का लैंग्वेज स्टडी में एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड वर्ड्स का, जिसमें बीच में वर्ब दिया होता है, साइड में आपको एडवर्ब लिखने हैं, या सेंटर में एडवर्ब दिया है और साइड में आपको वर्ब लिखने हैं। ये हमने पेपर पैटर्न में डिस्कस किया था। ओके, तो जितना आप सब चीज प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा उस चीज का। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया अब तक वार्मिंग अप। अब हम हमारी मेन एक्सरसाइज के लिए शुरू हो जाते हैं ना। वार्मिंग अप हो गई, हमारी एक्सरसाइज हो गई छोटी सी। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले थिंक, सोचो। कोई भी चीज बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए एक बार। देखो ये कैसे बोल रहा है और उस व्यक्ति के मन में लग गया है एकदम, है ना। तो
हमें कोई भी चीज बोलने से पहले सोचना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है ये। Man was meant to listen more and talk less. That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. Imagine how we would have looked, how strange, with 2 mouths on the two sides and 1 ear at the center. Okay, man was meant to, meant यानी बना है, मनुष्य जो है, man जो है वो बना ही इसलिए है कि listen more and talk less. उसको सुनना ज्यादा है, listen ज्यादा करना है and talk less, बात कम करनी है. क्यों? क्योंकि that is why the ग्रेट ब्रिटिश स्टेटमेंट्स का मीनिंग दिया, अर्थ देखिए आप वहां दिए हुए हैं. कि जो राजनेता थे ग्रेट वहां के ब्रिटिश यूके के, बेंजामिन डिसरेली, उन्होंने क्या कहा है कि नेचर हैज एंडाउड, नेचर ने हमको दिया है, क्या दिया है? 2 ears and 1 mouth, है ना, 2 कान दिए हैं और 1 माउथ दिया है. माउथ, मुंह सिर्फ एक ही दिया है और कान 2 दिए हैं. क्यों दिए हैं? क्योंकि उनका कहना यही है कि हमें प्रकृति यही चाहती थी कि हमें सुनना ज्यादा है और बोलना कम है. इसलिए जिस अवयव से हम सुनते हैं वो अवयव ज्यादा दिए हैं, जिससे बोलते हैं वो कम दिया है ना. इफ मैन वॉज मेंट टू टॉक मोर एंड लिसन लेस, अगर प्रकृति ये चाहती कि मनुष्य बोले ज्यादा, टॉक मोर करे, एंड लिसन लेस, और सुने कम, तो ही वुड हैव 2 माउथ एंड ओनली 1 ear. तो प्रकृति हमें क्या देती? हमारे पास 2 माउथ होते और 1 ear होता है ना, जैसे इस आदमी का है फोटो में, है ना, कि उसके पास 2 माउथ है. अगर प्रकृति ये चाहती कि हमें बोलना ज्यादा है और सुनना कम है, तो हमें कान कम देती, है ना, एक ही कान देती और 2 मुंह देती, ताकि हम ज्यादा काम फास्ट कर सके. लेकिन प्रकृति यही चाहती है कि हमें सुनना ज्यादा है और बोलना कम है. इसके लिए हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, ताकि हम बोले कम और सुने ज्यादा. इमेजिन हाउ वी वुड हैव लुक्ड, हाउ स्ट्रेंज विथ 2 माउथ. इमेजिन करो, कल्पना करो कि हम कितने स्ट्रेंज दिखते, अजीब दिखते, अगर हमारे पास 2 माउथ, दोनों साइड पे 2 माउथ होते एंड 1 ear, और एक ही कान होता. बीच में एक ही कान होता और 2 माउथ होते. ऐसा अगर होता हमारे साथ, तो कि हम कितने अजीब दिखते. एक क्वेश्चन दिया है इसमें साइड पे. Was Disraeli trying to give a scientific reason? डिजरेली जो है, बेंजामिन डिजरेली, वो साइंटिफिक रीजन दे रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर का, या was he only trying to give a message in light hearted but effective way? ठीक है, या वो एकदम हल्के फुल्के तरीके से हमें एक मैसेज देना चाहते हैं, हमें एक संदेश देना चाहते हैं हल्के फुल्के वे में, है ना. तो आपको दोनों में से आंसर देना है, यस नो. साइंटिफिक रीजन है क्या है ये इसका, या ये एक उनकी तरफ से केवल एक संदेश है. ओके, नेक्स्ट है, फनल क्या है? ओपन ऑल द टाइम्स. ईयर्स जो है वो हमारा एक फनल, कीप होता है, कीप, जिससे हम घासलेट वगैरह. तो ईयर्स क्या है? फनल है, which you can close them. If you have to speak even one single word, that word must be 2 walls, 2 fences. There is fence, 2 rows of teeth, so 2 lips. Before a word can be spoken, it has to pierce through these 2 walls, through these 2 fences. Therefore, we must think at least twice before we utter a word. Okay, और माइंड यू मतलब ध्यान रखो, और इस चीज का ध्यान रखो कि कान जो है, ईयर्स जो है, दे आर लाइक फनल की तरह है. चोंगा जो होता है ना, जिससे हम घासलेट जानते हैं, उससे ओपन रहता है. कीप, हाँ, तो फनल की तरह हमारा कान भी जो है वो खुला है,
open all the time. There is no door with which you can close them. कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिससे आप अपने कान बंद कर सके. But whereas, लेकिन जबकि उसकी जगह पर if you have to speak even a single word, लेकिन अगर आपको एक, कान तो खुले हमेशा, लेकिन अगर आपको एक शब्द भी बोलना है तो ये the word must pass through two walls, उस वर्ड को जो है दो वॉल से पास होना पड़ता है. एंड टू फेंसेस, और दो बाड़. फेंस यानी खेत के आसपास वगैरह जो बाड़ लगाई जाती है ना, उसको फेंस बोलते हैं. तो वो दो फेंस और दो वॉल को क्रॉस करके उस बेचारे वर्ड को बाहर आना है. there is a there is firstly the fence of these two rows of teeth. फर्स्ट कौन सा है? टीथ है. टीथ के दो जो रो है उसको उस वर्ड को क्रॉस करना है. और देर इज सेकेंडली द फेंस ऑफ टू लिप्स. और दूसरा क्या है? दोनों लिप्स. ठीक है. तो अब आपके कान तो हमेशा खुले हैं सब चीज को आने के लिए, सब आता रहता है उसके अंदर, लेकिन लिप्स से अगर हमको एक शब्द भी बोलना है हमारे मुंह से, तो उस शब्द को दो वॉल और दो फेंसेस को क्रॉस करके, दो बाड़ को क्रॉस करके बाहर आना है. There is secondly the fence of two lips before a word can be spoken. एक वर्ड को बोलने के पहले it has to pass, उस वर्ड को, उस शब्द को मुंह से, गले से बाहर निकलने के लिए दो वॉल, ये जो दांतों की दो वॉल है, और टू लिप्स की जो फेंस है उसको पियर्स करना है. पियर्स करना यानी छेद करना, उसको पार करके, छेद करके बाहर आना है. थ्रू दिस टू फेंसेस, है ना, वही दिया हुआ है कि दो वॉल्स और दो फेंस को क्रॉस करके उस वर्ड को बाहर आना पड़ता है. इसलिए therefore, इसलिए we must think at least twice before we utter a word. इसलिए हमको एक भी शब्द बोलने से पहले, अटर करने से पहले, देखो ये अटर वर्ड आया. अटर वर्ड हमने स्टार्टिंग में वो जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज थी उसमें देखा है ना. तो इस तरह के और वर्ड्स भी इस चैप्टर में आएंगे पीछे पीछे, आपको ध्यान रखना है उन सब वर्ड्स का. तो हमको वो वर्ड्स बोलने के पहले दो बार सोचना चाहिए. कोई भी वर्ड बोलने के पहले दो बार सोचना चाहिए. Now there is one more question given. Draw comic diagram to represent the content of first two paragraph. Okay. तो फर्स्ट टू पैराग्राफ का कंटेंट दिखाने के लिए एक कॉमिक डायग्राम बनाओ. तो ये आपको एक दो में एग्जांपल कैसा माउथ है एंड वन ईयर है. ओके. नेक्स्ट है once that of the unspoken word you are a master. Once have spoken a word, you cannot get do what you will. Therefore, you must be very careful about the words that you speak. Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. What are unspoken words? They are things you want to say but remain unsaid as thoughts in your mind. Once you have put the words left your lips, you cannot say them or control them. A very wise man. एक बार एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने रिमार्क्ड किया है. रिमार्क किया है ना, बताया है, हाँ, बोला है. अगेन देखो ये रिमार्क्ड वर्ड आया. बोला है. उन्होंने क्या बोला है? दैट ऑफ द अनस्पोकन वर्ड यू आर अ मास्टर. अनस्पोकन वर्ड, जिन शब्दों को आपने बोला नहीं. स्पोकन, स्पीक का पास्ट टेंस स्पोकन. स्पोकन यानी बोल दिया. अनस्पोकन, जिन शब्दों को आपने बोला नहीं. अनस्पोकन वर्ड्स के यू आर मास्टर, आप मास्टर हैं, आप उसके गुरु हैं. आप उसके साथ कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं. एंड ऑफ स्पोकन वर्ड्स यू आर स्लेव. पर अगर आपने शब्दों को बोल दिया, स्पोकन हो गए आपके, आपने बोल दिया, बाहर किसी ने सुन लिया, देन यू आर अ स्लेव. फिर आप उन शब्दों के स्लेव हो गए, गुलाम हो गए. आप अपने शब्दों को परिवर्तित नहीं कर, चेंज नहीं कर सकते. Once you have spoken a word, you cannot get it back.
है ना। ये तो आपने बहुत सी बुक्स में, बहुत सी स्टोरीज में, मॉरल वगैरह में पढ़ा ही होगा कि शब्द जो है एक बार मुंह से निकल गए तो वो वापस नहीं आते, बराबर। तो वही दिया हुआ है कि वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड, एक बार आपने एक शब्द बोल दिया, देन यू कैन नॉट गेट इट बैक, आप उसको वापस नहीं ले सकते। डू वॉट यू विल, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप उन शब्दों को फिर से अपने पास वापस नहीं ले सकते एक बार अपना अगर आपने उसको बोल दिया। Therefore, you must be very careful about the words that you speak. इसके लिए आपको उन शब्दों के प्रति, वो शब्द जो आपके हैं, आपने बोले हैं नहीं बोले हैं, सॉरी, उनके प्रति आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। वंस द वर्ड्स लेफ्ट योर लिप्स, एक बार अगर वर्ड ने आपके लिप्स को, आपके होठों से लेफ्ट हो गए, चले गए, शब्द आपके होठ से चले गए, यानी आपने बोल दिया उसको, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक, आप उसे किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं ले सकते। व्हाट आर अनस्पोकन वर्ड्स, अनस्पोकन वर्ड क्या होते हैं? वो शब्द जो आपके मन में है, अनस्पोकन है, जिसको आपने बोला नहीं, वो दे आर थिंग्स यू वांट टू से बट रिमेन अनसेड एज थॉट्स इन योर माइंड। ठीक है, अब अनस्पोकन वर्ड क्या है? दे आर थिंग्स, वो ऐसी चीजें हैं विच यू वांट टू से, जो आप कहना चाहते हैं, बट रिमेन अनसेड, लेकिन वो अनसेड, सेड यानी कहा, कह दिया है, अनसेड यानी कहा नहीं है, उनको अभी तक आपने कहा नहीं है। एज थॉट्स एंड दे रिमेन, और वो आपके अंदर ही बची हुई है, कैसे बची हुई है? एज थॉट्स, विचार के रूप में, है ना। इन योर माइंड, आपके माइंड में, आपके दिमाग में एक थॉट के रूप में, कुछ विचारों के रूप में ही वो बसा हुआ है अभी तक, और आपने उसको कहा नहीं, उनको अनस्पोकन वर्ड बोलते हैं। Once you have put the thoughts in words, once the words left your lips, you cannot change them or control them. एक बार अगर वर्ड्स जो है, उन थॉट्स को आपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यानी आपके मन में जो, माइंड में जो विचार थे, वो आपने बोल दिए किसी को और उनको वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड वंस द वर्ड्स लेफ्ट योर लिप्स, और एक बार वर्ड्स जो है वो आपके लिप्स को, आपके होठों को छोड़ के चले गए, मतलब आपने उसे बोल दिया सामने वाले व्यक्ति को, यू कैन नॉट चेंज देम और कंट्रोल देम, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको बाद में नियंत्रित नहीं कर सकते। ये वर्ड मीनिंग सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, अदरवाइज आप लोग को वैसे भी गूगल पर जो भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, रीडिंग करो चैप्टर्स की, अंडरलाइन करो डिफिकल्ट वर्ड और उसके मीनिंग डिक्शनरी से, या अभी आजकल तो बेस्ट वे है, आपके पास गूगल है, तो गूगल पे आपको उसके मीनिंग मिल जाएंगे हर लैंग्वेज में। ओके, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और इंग्लिश टू हिंदी भी मिल जाएगा उसी में। वो वर्ड लिखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लेव है, तो स्लेव मीनिंग इन हिंदी, ऐसा आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको उसका हिंदी मीनिंग मिल जाएगा। ओके, नाउ a young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend and he is deeply hurt. I am afraid I have lost my friendship with him. How can I how can I make amends? The wise teacher gave him a fresh sheet of blank paper and a pen. He said to the young man, write down on this paper all the harsh things you said to him. The young man did as he was told and showed the paper to the teacher. ओके ना, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप जब किसी को कुछ बुरा बोलते हैं तो उसके बाद क्या होता है। अ यंग मैन, एक बार एक जवान व्यक्ति, एक आदमी, वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर, उसके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके पास जाता है, एंड सेड, और वह कहता है, आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माय फ्रेंड। आशा ने बहुत ही रूख और अनकाइंड यानी निर्दयी, मैंने अपने एक फ्रेंड को, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड को
बहुत ही हार्श, बहुत ही कठोर और अनकाइंड, एकदम निर्दयी शब्द बोल दिए। यानी कभी मेरा कुछ झगड़ा हुआ और मैंने उससे बहुत बुरा भला कह दिया है, एंड ही इज डीपली हर्ट, और वो व्यक्ति जो है, वो मेरा फ्रेंड जो है, वो बहुत ही डीपली हर्ट है, उसको बहुत ही डीपली, गहराई से हर्ट हुआ है। हर्ट यानी चोट लगी है, उसके मन में बहुत ही गहरी चोट लगी है। एंड आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप, और आई एम अफ्रेड, अब मुझे डर लग रहा है, अब मुझे भय है कि आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम, मेरी जो दोस्ती उसके साथ में अब टूट जाएगी, खो जाएगी। हाउ कैन आई मेक अमेंड्स, अब मैं अमेंड कैसे करूं उसको। अमेंड का मीनिंग देखो दिया है, हर्जाना करना, क्षतिपूर्ति करना। मतलब मैं अब अपनी उस गलती के लिए भरपाई कैसे करूं, भुगतान कैसे करूं। तो द वाइज टीचर, वो जो बुद्धिमान टीचर थे उसके, वाइज यानी बुद्धिमान, उन्होंने क्या किया, गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन, को एक ब्लैंक पेपर दिया और पेन दिया। ही सेड टू द यंग मैन, और उन्होंने उस व्यक्ति को, अपने शिष्य को, जिसने अपने फ्रेंड को बुरा भला कहा था, उस व्यक्ति को बोला लिखने के लिए, राइट डाउन द ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग यू सेड टू हिम, इस पेपर पर वो सारी चीजें लिख दो, वो कठोर वर्ड जो भी तुमने उससे बुरा भला कहा, वो आपको इस पर लिखनी है। एंड द यंग मैन डिड एज he was told and showed on showed the paper teacher, और उसने क्या किया, उस पे और उसके अपने टीचर को दिखाया। नाउ अभी आज के लिए हमारा इस पे क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं। आप पेज नंबर 84 पर टर्न करिए। पेज 84 पर जो कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपका होमवर्क है आज का। The same word can be used as noun in some sentences and as a verb in others. ठीक है, एक ही वर्ड किसी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है और किसी में वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, फर्स्ट देखो, many are the many are the empty remarks, बहुत सारे जो एंटी रिमार्क्स थे, एंड अ वाइज मैन वंस रिमार्क्ड। अब रिमार्क वर्ड जो है फर्स्ट सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हुआ है, बट वही सेकंड सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज हुआ है ना। तो आपको कुछ शब्द दिए हैं नीचे, उन शब्दों से उसी तरह के दो दो सेंटेंस बनाने हैं। मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन with each of the words given below using the same word as noun in one and as a verb in another. Okay, change, show, throw, return, benefit. ठीक है, अब एक एग्जांपल बता देती हूँ चेंज के लिए। चेंज को वर्ब की तरह यूज करना है, तो चाइल्ड नीड टू चेंज हिज क्लोथ, तो चेंज यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया ना, बच्चे को कपड़े बदलने हैं। आई नीड चेंज इन माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए, तो यहाँ पर चेंज जो है वो नाउन की तरह हो गया। नाउ ऐसी तरह से शो, थ्रो, रिटर्न, बेनिफिट, ये सारे वर्ड्स आपको नाउन और वर्ब की तरह अलग अलग यूज करने हैं, हर शब्द से दो सेंटेंस बनाने हैं। ओके, ना ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगेन फिर से रिपीट कर रही हूँ आपकी हेल्प के लिए, गूगल है ही, आपके टीचर्स हैं ही, आपको जो नहीं समझ में आता है आप उनसे पूछेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग, ये A1 टाइप की एक्सरसाइज है, चैप्टर हर पैराग्राफ में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आती है, ठीक है, वो इस तरह की होती है। कंप्लीट द सेंटेंस, आपको पैराग्राफ में से डायरेक्टली सेंटेंस दिया होगा, हाफ दिया होगा, हाफ आपको वहां पर कंप्लीट करना है। ओके, तो ये 3 ही मैंने दिए हैं, फोर्थ नहीं दिया क्योंकि फोर्थ हमने अभी कवर नहीं किया है, वो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर जब होगा उसके बाद में आप वो कर सकते हैं। या तो बहुत इजी, आप वो भी कर ही सकते हैं, साथ में देख कर केवल लिखना ही है उसको, ओनली यू हैव टू राइट कंप्लीट द सेंटेंस, उसको देखना है पैराग्राफ से और कंप्लीट करना है। देन थर्ड है write a brief summary of story of the young man and his spiritual teacher making the young man the narrator, young man जो है वो narrator है,
वो बोल रहा है स्टोरी को और अपनी स्टोरी को लिख रहा है। यू मे बिगिन एज गिवन बिलो, आपको नीचे कहानी की शुरुआत दी है, वो आपको इस तरह कंटिन्यू करना है। आई वेंट क्विकली टू माई स्पिरिचुअल टीचर फॉर एडवाइस बिकॉज आई हैड, मैं अपने स्पिरिचुअल टीचर के पास गया तुरंत ही एडवाइस के लिए, क्योंकि मैंने डॉट 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 डॉट, मैंने क्या किया था वो आपको स्टोरी आगे कंटिन्यू करनी है। ओके, तो ये 3 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। Anyone has any doubts, you can ask. Yes, Halima. अनम्यूट करिए और बोलिए। मिस पहले वाला बताओ ना। क्या स्लाइड? हाँ मिस। सब आपकी टेक्स्ट बुक से ही है, इसके स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला ही नहीं। स्लाइड खाली आपको प्रेजेंटेशन के लिए ओके है, मिस। बाकी सारा क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में है। फर्स्ट स्लाइड वाला जो है वो पेज नंबर 80 पर सारे क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद 81, पेज नंबर 80 और 81 से ही सब कुछ है। और क्वेश्चन आंसर जो थे लास्ट में होमवर्क के लिए वो पेज नंबर 84 पे हैं। ओके ओके मिस। अंकित पूछो। अंकित अनम्यूट करिए। टीचर स्वाध्याय का आंसर बताइए ना पहले का। वो एग्जाम्पल दिया था, आपको सॉल्व खुद करना है उसको। ठीक है, एक हाथ दो मैंने एग्जाम्पल दिया है और बुक में भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे सेंटेंसेस फॉर्म करने की। ओके, यू शुड ट्राई, एटलीस्ट ट्राई तो करो। ओके ओके टीचर, थैंक यू। और कुछ डाउट है किसी को? हो गया शायद, मेरे ख्याल से। चलो अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के पहले जब इसका नेक्स्ट बाकी का होगा तो आगे का चैप्टर रीड करके रखिएगा सब लोग। रीड करके डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करके उसको पहले से ही पढ़ के बैठने का, ताकि आपको और डीपली अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कभी भी आपके पास टाइम टेबल है ही तो पहले से ही आप जो पढ़ाया जाने वाला है उसको एक बार रीड करके रखेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा पढ़ते टाइम। ठीक है, जब सिखाया जाएगा तो आपको काफी कुछ पहले से ही समझ में आएगा। ओके, आज हम लोग ने अभी थिंक बिफोर यू स्पीक चैप्टर पढ़ा है, उसका हाफ पार्ट हमने पढ़ा है और बाकी का हाफ नेक्स्ट लेक्चर में होगा। पर आपको वो जो पढ़ा है उसको रिपीट करना है, एक बार रीड करना है और नेक्स्ट लेक्चर से पहले अगला जो आगे का रिमेनिंग चैप्टर है उसको रीड करके आना है। और जो क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं होमवर्क में। ओके, और बाकी का चैप्टर रीड करके और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।